हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीटर पाकर और आप देख रहे हैं मैग्नेटन क्लासेस। आज है हमारे आरंभ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9। पिछले लेक्चर में हमने प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व किए हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व। ठीक है, चलते हैं बिना टाइम बर्बाद किए अपने पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें हमसे कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हम अभी तक शून्यक निकालते आ रहे थे। ठीक है, मूल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न के पहले पार्ट को लिख देते हैं, जो कि है x² - 3x - 10 बराबर 0। हम लिखेंगे x² - 3x - 10 बराबर 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका अभी जस्ट, कि ऐसे ही जैसे शून्यक निकालते थे सेम वही विधि से इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें बीच वाले पद को दो ऐसे पार्ट में तोड़ देते हैं जिनका योग तो -3 ही आए, जो बीच वाला पद है उतना ही रहे, वो चेंज ना हो, और उनका गुणनफल कितना आए, ये जो c वाला पद है यानी -10 गुणे जो ax² वाला पद है उसका, इन दोनों का गुणनफल जितना आता है इसे ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, इनका गुणनफल भी इसी के बराबर आ जाए। ठीक है, अगर ये चीज़ें नहीं आती तो इसका मतलब आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, आपको नहीं आता है सॉल्व करना। आप जाके कम से कम बहुपद के दूसरा वाला लेक्चर ज़रूर देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं और शून्यक निकालने का ट्रिक भी बताया गया है एक अलग ही वीडियो में। आपको इन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे करते हैं हम सॉल्व। हम लिखेंगे हल। मैं लिखूँगा x² - 3x - 10 बराबर 0। पहले तो मैं गुणनफल करके देख ले रहा हूँ कि मुझे -3 को तोड़ते वक्त किस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसका गुणनफल कितना है। मैं देख रहा हूँ -10 का गुणा जब 1 में होगा तो आंसर आएगा -10, यानी -3 को मुझे ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनका गुणनफल -10 आ जाए। मैं क्या करता हूँ, -3 को मैं तोड़ूँगा -5x और +2x -10 बराबर 0। -5x और +2x को जोड़ के -3x ही आएगा, यानी बीच वाले पद पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि हम उसे चेंज नहीं किए हैं, बस उसे किसी और तरीके से लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें मुझे दिख रहा है पहले दो पद में x कॉमन हो जाएगा, मैं x कॉमन ले रहा हूँ। बचेगा क्या, पहले पद में बचा x, दूसरे वाले में सिर्फ -5 बचेगा। ऐसे ही तीसरे और चौथे में मैं +2 कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या x - 5 बराबर 0। अब इन दो पदों में मुझे x - 5 कॉमन दिख रहा है, मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। x - 5 को बाहर निकाल लिया और बाकी क्या बचा, पहले पद में बचा x, दूसरे वाले में -2 बराबर 0। अब x - 5 गुणे x + 2 बराबर 0 है। इसका मतलब इन दोनों पदों में से कोई एक पद तो 0 के बराबर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि दो नंबर का गुणनफल 0 आ जाए। किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, दोनों को एक एक बार करके 0 के बराबर रख देते हैं, हमें x का मान पता चल जाएगा जो कि हमारी द्विघात समीकरण का मूल होगा। हम लिख रहे हैं x - 5 बराबर 0। पहले मैं पहले वाले पद को 0 के बराबर कर दिया, इससे मुझे x का मान निकला 5, और दूसरे वाले पद को भी ऐसे ही करूँगा। अगर मैं x - 2 बराबर 0 तो x का मान कितना आ गया, -2। ठीक है, मैं अपने वीडियो में जो ट्रिक बताया हूँ, अगर आपने ट्रिक देखा होगा तो इसके बाद आपको
ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट मूल बता देते x की क्या क्या मान आएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा। ये मुझे x के दो मान मिल गए, एक तो 5 मिला, दूसरा -2 मिला। हम लिखेंगे अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। हम करेंगे दूसरे पार्ट को सॉल्व। दूसरा पार्ट है हमारा 2x² + x - 6 = 0। दूसरा पार्ट क्या है, 2x² + x - 6 = 0। इसे मैं करूँगा हल। पहले पार्ट में जो चीज़ें किया हुआ है आपको साफ दिख रहा होगा बगल में, बस वही सारी चीज़ें इसमें भी करना है। बस इसमें मुझे +x यानी +1 को तोड़ते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि जिन दो नंबर में मैं 1 को तोड़ूंगा उनका गुणनफल कितना है, -12 आ जाए। ठीक है, मैं क्या लिखूँगा, पहले तो प्रश्न लिख दूँगा 2x² + x - 6 = 0। अब मैं तोड़ूँगा उसे, 2x² + 4x - 3x और -6 = 0। +4x और -3x मिलके +x बनाएंगे जो कि बीच वाले पद के बराबर है। और इन दोनों का गुणनफल +4 और -3 का गुणनफल कितना आएगा, -12 आएगा। मैं ले लेता हूँ 2x को कॉमन, 2x कॉमन लिया, इधर बचा x और यहाँ पे बचा 2। इसमें से लूँगा -3 कॉमन, बचेगा x धन 2 = 0। x धन 2 कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लिया इसे भी। अब क्या बचा अंदर, 2x - 3 = 0। वही चीज़ अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तो किसी एक संख्या को 0 होना अनिवार्य है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले टर्म को यानी x धन 2 को 0 के बराबर रख देते हैं, फिर उसके बाद 2x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे। x का हमें 2 मान मिल जाएगा, वही इस द्विघात समीकरण का क्या होगा, मूल होगा। पहले मैं कर रहा हूँ x धन 2 को 0 के बराबर, इससे मुझे मिल गया x का मान -2। और इस तरफ मैं कर रहा हूँ 2x - 3 को 0 के बराबर, इससे मुझे मिल गया, इसे एक बार और करवा देता हूँ, 2x = 3 हो गया और x का मान मिल जाता है मुझे 3/2। इसे भी हम पहले पार्ट की तरह लिखेंगे। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या हैं, एक तो -2 है और दूसरा और 3/2 हैं। ठीक है, और इसके साथ दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आ रही हैं, फास्ट लग रही हैं, तो आप एक बार बहुपद का दूसरा लेक्चर जिसमें मैंने प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व कराया है वो ज़रूर देखिएगा। और अगर ट्रिक देखना हो तो ट्रिक का वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। एक छोटा सा वीडियो है, बहुत मज़ेदार और बहुत आसान से ट्रिक हैं। ये सारे सवाल सॉल्व करने में मज़ा आ जाएगा आपको। मैं करता हूँ तीसरा पार्ट, जिसमें मुझे दिया हुआ है करड़ी में 2x² + 7x + 5 करड़ी में 2 = 0।
पहले तो लिख देता हूँ। थर्ड पार्ट, करड़ी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। 1 मिनट। इसको मैं करूँगा हल। ठीक है, इस बार मुझे +7 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जिनका गुणनफल 10 आ जाए। करड़ी का गुणा करने आना चाहिए। 5 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 10 के बराबर होता है, क्योंकि करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 आ जाएगा और 5 गुणे 2 10 होता है। मैं इसे डायरेक्ट अब की बार तोड़ रहा हूँ बिना प्रश्न को लिखे 2 बार। करड़ी में 2x² प्लस 5x प्लस 2x, काम करता हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 2x प्लस 5x प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। मुझे क्या कॉमन दिख रहा है? मैं √2 भी कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 2 को मैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकता हूँ, इसलिए √2 भी कॉमन हो जाएगा और x तो होगा ही होगा। मैं ले लेता हूँ √2x। पहले पद में बचा x और दूसरी तरफ √2 बच जाएगा। ऐसे यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा 5, क्या बचेगा? तीसरे पद में बचा 5, तीसरे पद में बचा x, क्योंकि 5 तो कॉमन हो गया, और चौथे पद में सिर्फ √2 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में x प्लस √2 और क्या बचा? √2x प्लस 5 बराबर 0। वही सेम बातें, दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, तो किसी न किसी एक संख्या को 0 के बराबर होना ही पड़ेगा। बराबर 0, x बराबर -√2। एक मान तो ये निकल के आ गया, और दूसरा निकालने के लिए दूसरे वाले को 0 के बराबर रखते हैं। लिखेंगे √2x बराबर -5, तो x का मान यहाँ से आया -5 बटे √2। जैसे पहले दूसरे प्रश्न में लिखे हैं, पार्ट में लिखे हैं कि अतः दी गई समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण के मूल माइनस करड़ी में 2 और -5 बटे करड़ी में 2 हैं। हम करेंगे चौथे पार्ट को सॉल्व। चौथा पार्ट क्या है? 2x² माइनस x प्लस 1/8। 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। इसे करेंगे सॉल्व। मैं लिखूँगा 2x² माइनस 1 को मैं इस तरीके से तोड़ूंगा दो पार्ट में कि अब की बार जिनका गुणनफल कितना आ जाए? 1/4 आए। क्यों 1/4? क्योंकि 1/8 गुणे 2 कितना होगा? 1/8 गुणे 2 1/4 के बराबर ही आएगा, क्योंकि 2 से ये 4 बार कट जाएगा। मैं लिखूँगा 2x² माइनस 1/2x और माइनस 1/2x प्लस 1/8 बराबर 0। माइनस 1/2x और माइनस 1/2x को जोड़ूंगा तो -1x आ जाएगा, यानी -x। इसमें लूँगा मैं कॉमन। कॉमन क्या आ जाएगा? कॉमन आ सकता है इसमें,
काम करता हूँ x, ठीक है, इस तरफ आएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा -1/2। पहले और दूसरे पद में कॉमन आ रहा है x, बचा क्या पहले पद में 2x और दूसरे वाले पद में से x निकल गया तो कितना बचा -1/2। दूसरे वाले पद से मैं कॉमन लूँगा -1/2, कितना बचेगा x -1/4 बराबर 0, ठीक है। कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करूँगा मैं। अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ इस पूरे इक्वेशन को करने के बजाय -1/2 को मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं क्या लिखूँगा 2/4, ये भी -1/2 ही है और इसे भी मैं लिख दूँगा 2/4, ठीक है। अब मेरे लिए कॉमन लेना आसान हो जाएगा, सवाल को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हालांकि मैं अगर चाहता तो यहीं पे अगर सिंप्लीफाई कर देता तो और भी चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन नहीं किया हूँ तो कोई बात नहीं। मैं लिखूँगा अब 2x कॉमन ले लूँगा, पहले पद में बचा x और दूसरे वाले में बचेगा 1/4, ठीक है। और इसमें से मैं लूँगा कॉमन -2/4, पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो बचा x -1/8 में जब 2/4 कॉमन लेंगे, 1/8 में जब 2/4 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 4 दूनी 8, 2 2 4, यानी 1/4 बचेगा यहाँ भी, ठीक है। 1/8 में जब 2/4 कॉमन लेंगे तो इसका मतलब यही है कि 1/8 को 2/4 से विभाजित करना, भाग देना। जब भाग देंगे, जब मल्टीप्लाई में भाग को जब मल्टीप्लाई यानी गुणा में बदलेंगे तो संख्याएं पलट जाती हैं, 2/4 4/2 बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 1/4 ही आएगा। इतना करने के बाद अब फिर से जब हम कॉमन लेंगे तो x -1/4 कॉमन हो जाएगा, 1/4 बाहर आ गया, बचा क्या 2x -2/4 बराबर 0। यहाँ पे भी बराबर 0 रहेगा, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ये दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है तो किसी न किसी एक संख्या को 0 के बराबर होना पड़ेगा। पहले मैं लिख रहा हूँ x -1/4 को 0 के बराबर, यहाँ से मुझे x का मान मिल रहा है 1/4, एक मान तो ये मिल गया। दूसरा मान निकालने के लिए दूसरे वाले को 0 के बराबर रख दिया, 2x -2/4 बराबर 0, 2x 2/4 को उस तरफ लेके चला गया, 2/4, जिसे मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है। इसे काट के 1/2 लिख दिया तो x बराबर क्या होगा 2 इस तरफ गुणा में हो जाएगा, बराबर के उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी आ गया 1/4। इसमें x का द्विघात समीकरण का जो मूल है वो बराबर है, जो कि 1/4 है। इसमें भी हम लिख देंगे कि अतः दी हुई द्विघात समीकरण के मूल 1/4 हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है तो वो अपने आप अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों मूल बराबर हैं। द्विघात समीकरण है तो मूल 2 ही आएगा, लिखा 1 है यानी दोनों बराबर आ गए थे। करते हैं पांचवें पार्ट को सॉल्व। पांचवें पार्ट में क्या दिया हुआ है 100x² - 20x + 1 बराबर 0। 100x² - 20x + 1 बराबर 0। इसे करेंगे सॉल्व। 100x² - 20x को मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा जिसका गुणनफल 100 आ जाए। मैं तोड़ दिया -10x - 10x
प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसमें मैं लूँगा कॉमन 10x, यहाँ पे मेरा बचा 10x और यहाँ पे बचा सिर्फ 1। इसमें मैं लूँगा कॉमन -1, -10x हो गया कॉमन लेने के बाद, क्योंकि -1 से डिवाइड करना होगा कॉमन का मतलब, तो -10 हो गया प्लस 10x और प्लस 1 हो गया -1। अब इन चीज़ों को मैं आगे लिख रहा हूँ, इन दोनों बराबर 0 ये रहेगा। ठीक है, इन दोनों पदों में मुझे 10x -1 कॉमन दिख रहा है, मैं ले लूँगा कॉमन 10x -1 और दूसरा क्या है 10x -1 बराबर 0। किसी ना किसी एक को 0 के बराबर होना पड़ेगा। मैं लिखूँगा 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10 यानी 0.1। एक मान तो ये आ गया, दूसरा भी सेम वही टर्म है सारी चीज़ें, तो इसका भी मान 1/10 ही आएगा। 10x -1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10। इसमें भी हम लिख देंगे कि दी हुई समीकरण द्विघात समीकरण के मूल 1/10 हैं। और इसी के साथ पांचों पार्ट हम कर चुके हैं सॉल्व। हमारा पहला प्रश्न होता है कंप्लीट। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न में, जिसमें हमसे कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मैं उदाहरण 1 में 2 पार्ट दिया हुआ है, दोनों पार्ट को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ जिसे हम करेंगे सॉल्व। हालांकि उसमें द्विघात समीकरण तक सॉल्व करके रखा हुआ है, लेकिन हम जब कर ही रहे हैं तो सारी चीज़ों को कर देंगे सॉल्व। पहले पार्ट में हमसे कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसे करेंगे सॉल्व। हमें पता करना है कंचों की संख्या। तो पहले मैं लिखूंगा माना जॉन और जीवंती, यानी जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 45 - x। क्यों होगा 45 - x? क्यों हम y नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में दी गई चीज़ों से सिर्फ एक ही समीकरण बनेगा और एक समीकरण से एक ही चर का मान निकाला जा सकता है। अगर एक ही समीकरण में 2 चर आएँ तो ऐसे समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 2 समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम तीसरे वाले चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में जिसमें 2-2 चर थे, उनका मान निकालने के लिए हमारे पास हमेशा से 2 समीकरण थे। ठीक है, इसीलिए हम लिख रहे हैं 45 - x, क्योंकि हमें दिया भी है कि दोनों की कंचों का योग कितना है 45, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो दूसरे वाले का, अगर पहले वाले का x है तो दूसरे वाले का 45 - x होगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। पाँच कंचे खोने के बाद क्या कंडीशन बनेगा, ये है जॉन के पास अब कितना हो जाएगा, कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, पहले x था 5 खो गया तो x - 5। और वहीं जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या पहले 45 - x था
45 माइनस एक्स, पहले इतना था 5 और खो गया, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, जिसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है। हमें उसके बाद क्या दिया हुआ है, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो यानी ये जो कंचों की संख्या उनके पास बची है, इनका गुणनफल 124 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार लिख देंगे कि बची हुई कंचों की संख्या का गुणनफल 124 के बराबर है। ठीक है, जो कि मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बची हुई संख्या जॉन के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, इन दोनों का गुणनफल 124 के बराबर है। 124 ही है ना, 124 के बराबर है, जिसे हम करेंगे सॉल्व। x का गुणा 40 में हो जाएगा 40x, फिर x का गुणा माइनस एक्स में आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 5 का गुणा 40 में आ जाएगा माइनस 200, फिर माइनस 5 का गुणा माइनस एक्स में हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 5x होगा, माइनस 5 का गुणा x में प्लस 5x बराबर 124। इसे करेंगे एडजस्ट, माइनस एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस 5x और प्लस 40x मिलके प्लस 45x, दोनों को दूसरी तरफ लेके गया, माइनस 45x, माइनस 200 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, प्लस 200 हो गया, और उधर पहले से ही 124 है तो दोनों मिलके प्लस 324 हो जाएंगे। सबको एक तरफ लेके चला गया तो दूसरी तरफ कितना बचेगा, 0। अब यही पहले प्रश्न की तरह बन चुका है हमारा, बीच वाले पद को तोड़ देंगे, ऐसे दो पार्ट में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल 324 आ जाए। इसे मैं तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x और माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। आप देखोगे 36 और 9 का गुणा 324 होता है, और 36 और 9 मिलके 45 बनते हैं। मैं लूँगा x को कॉमन, बचेगा x माइनस 36, और इधर मैं लूँगा माइनस 9 कॉमन, आ जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। अब दोनों पदों में से ले लूँगा मैं x माइनस 36 को कॉमन, और क्या बचेगा x माइनस 9 बराबर 0। किसी एक पद को 0 के बराबर होना पड़ेगा, मैं लिखूँगा x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 36, और दूसरे मान के लिए x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 9। हम क्या लिखेंगे, जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या प्रारंभिक कंचों की संख्या कितनी है, आरंभ में कितनी संख्याएं थी, 36 और 9। लिखेंगे जॉन और जीवंती के पास आरंभ में आरंभ में 36 और 9 कंचें थी। ठीक है, और इसी के साथ दूसरे प्रश्न का, जो कि हमें उदाहरण 1 को सॉल्व करना था, उसका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में हमें दिया हुआ है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है।
पहले तो हम ये लिख देते हैं कि माना एक दिन में वो कितना खिलौने बनाता है। एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या हमने माना x है। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मैं लिख रहा हूँ प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से किसे घटाने को कह रहा है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जो कि हमने माना x, इसे घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से जो एक दिन में जितनी संख्या, जितने खिलौने बना रहा है उसको घटा दो, जो भी आएगा उत्तर वही प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी कुल लागत कितना दिया हुआ है, एक दिन का 750 रुपये, ठीक है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब एक बात बताओ, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस x है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 माइनस x है। एक दिन में x खिलौने बनाता है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा एक खिलौने का, एक खिलौने का तो हम निकाल के रखे हैं 55 माइनस x खिलौनों का मूल्य कितना होगा जो कि एक दिन में बनाए जा रहे हैं, x खिलौनों का मूल्य। एक का है 55 माइनस x, तो x का होगा x गुणे 55 माइनस x, जो कि हमें दिया हुआ है कितना है 750 रुपये। तो हमने कर दिया 750 रुपये के बराबर। इसे करेंगे सॉल्व, x का गुणा 55 में तो आ गया 55x, और x का गुणा माइनस x में तो आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर किसके 750 के। अब इस पूरे पद को दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और उस तरफ पहले से ही 750 है ही, बराबर 0 हो गया, ठीक है। मैं 55 को तोड़ूंगा ऐसे कि जिनका गुणनफल 750 आ जाए। मैं तोड़ रहा हूँ उसे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x माइनस 25x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। माइनस 30 और माइनस 25 मिलके माइनस 55, और 30 और 25 का गुणनफल 750। मैं लूँगा कॉमन, x को कॉमन, आ गया x माइनस 30, और यहाँ पे लूँगा माइनस 25 को कॉमन, आ जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 30 को कॉमन, और बाकी बचा एक ब्रैकेट में x माइनस 25 बराबर 0। किसी एक संख्या को क्या होना पड़ेगा 0 के बराबर, क्योंकि दोनों का गुणनफल 0 है। मैं पहले कर रहा हूँ x माइनस 30 को 0 के बराबर, x बराबर कितना आ जाएगा 30, और दूसरे वाले पद को, दूसरे वाले टर्म को करेंगे 0 के बराबर, x माइनस 25 बराबर 0। मैं पद बोल दे रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में ये एक ही पद है, क्योंकि गुणा पद को अलग अलग नहीं करता, ठीक है। ये गुणा है बीच में, तो ये एक ही पद माना जाएगा। x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 25। हम इसमें लिखेंगे कि एक दिन में बनाई गई खिलौनों की संख्या 25 या 30 है, ठीक है। एक दिन में बनाई गई
खिलौनों की संख्या पच्चीस या 30 है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीटली सॉल्व होता है। हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें हमसे कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही आसान सवाल है। हमें दो संख्याएं बताना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल उनका 182 हो जाए। मैं लिखता हूँ माना पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या को क्या मानूंगा मैं? दूसरी संख्या y नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? दो चर वाला समीकरण बन जाएगा और एक समीकरण से दो चर वाले समीकरण का मान निकालना तभी पॉसिबल है जब हमारे पास कम से कम दो समीकरण दिए हों। y, चलो एक पल को अगर y में लिख दूं तो y को मुझे x के टर्म में लिखना होगा, जबकि मैं जानता हूं प्रश्न में मुझे दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग 27 के बराबर है, तो मैं y को लिख सकता हूं 27 माइनस x। तो इसीलिए मैं y को लिखूंगा 27 माइनस x। अब मुझसे सवाल में कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 के बराबर है। मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, इसलिए x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, अगर मैं 27 माइनस x नहीं लिखा होता, एक पल के लिए अगर समझाऊं मैं, यहाँ y ही लिख देता मैं दूसरी संख्या को, तो अब इसे सॉल्व करना बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप का है। ठीक है, x गुणे y बराबर 180, इसीलिए हम आसान करने के लिए क्या लिखते हैं? 27 माइनस x बराबर 180। इसे करेंगे हम सॉल्व। x का गुणा 27 में हो जाएगा 27x, x का गुणा माइनस x में हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बराबर 180 नहीं 182 के बराबर है। 182 बराबर 182। इसे करेंगे एडजस्ट, माइनस एक्स स्क्वायर को और माइनस प्लस 27x को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x, और उस तरफ पहले से ही 182 है ही बराबर 0। अब की बार माइनस 27 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि जिनका गुणनफल 182 हो जाए। अगर ये चीज़ें समझ में ना आए कभी कि किन दो पार्टों में तोड़ें, तो सिंपली क्या करना, ये जो लास्ट वाला पार्ट है 182 और इसका जितना भी गुणा करने पे गुणा आए उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना, फिर वहीं से पेयर यानी जोड़ बना लेना। ठीक है, हम करने वाले हैं इसे तोड़ने। एक्स स्क्वायर मैं लिखूँगा इसे माइनस 13x माइनस 14x, ठीक है, प्लस 182 बराबर 0। 13 और 14 मिला के होते हैं 27 और 13 गुणे 14 माइनस 13 गुणे माइनस 14 होता है 182। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब मैं लूँगा कॉमन, x कॉमन ले लिया, कितना बचा x माइनस 13, और यहाँ पे मैं लूँगा माइनस 14 कॉमन, कितना बच जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब इसमें मैं ले लूँगा x माइनस 13 को कॉमन, x माइनस 13 कॉमन लेने के बाद क्या बचा x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 ही आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182। ठीक है, सही है। कहीं मिस्टेक हो तो सही कर लेना, ठीक है, हो सकता है कहीं माइनस की जगह प्लस लिख दिया हो, बाकी उसके अलावा कोई मिस्टेक नहीं होगी। वैसे कोशिश यही रहती है कि ज़ीरो मिस्टेक हो। x माइनस 13 को हम लिखेंगे 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ गया 13,
और दूसरी बार x माइनस 14 को लिखेंगे 0 के बराबर, तो x का मान कितना आ गया 14। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि वे दो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 13 है, दूसरी 14 है। चलते हैं अगले पार्ट पे। इसी के साथ ये भी प्रश्न होता है कंप्लीट। चौथे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। इसमें हमसे कहा है वर्गों का योग और धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम पिछली कक्षा में भी, पिछले लेक्चर में भी देख के आ रहे हैं क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जैसे अगर कोई नंबर 19 तो उसका धनात्मक पूर्णांक क्रमागत क्या होगा 10 हो जाएगा, 10 का 11, 11 का 12, 12 का 13। ठीक है, मैं माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्या होगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसी में एक जोड़ देंगे। प्रश्नानुसार हमें क्या कहा है, हमसे कहा गया है कि इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग यानी स्क्वायर का योग 365 के बराबर है। कर देते हैं वर्ग और फिर 365 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर किसके है 365 के। ये तो एक्स स्क्वायर है ही, एक्स प्लस 1 के होल का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। इसे करेंगे थोड़ा सा और सरल, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 365 को दूसरी तरफ से ले आएंगे इस तरफ, यानी हो जाएगा माइनस 365। इस तरफ क्या बचा 0। लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। नंबर बहुत बड़ा है और मैं देख रहा हूँ 2 से अगर मैं विभाजित करूँ बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ दोनों तरफ तो हो जाएगा, तो मैं कर देता हूँ 2 से विभाजित। दो से विभाजन करने पर बाएं पक्ष की तरफ करूँगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 का हो जाएगा 182 बराबर 0। 0 को 2 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास समीकरण आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। अब की बार हमें क्या करना है, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें 27 को तोड़ना था, माइनस 27 को, कि जिनका गुणनफल 182 है। तो एक तो हमें नंबर मालूम है 14 और 13 जिनका गुणनफल 182 आता है, लेकिन उसमें हमें जोड़ के 27 लाना था, इसमें हमें 1 लाना है। जब 27 लाना था तो हमने क्या किया था, दोनों संख्याओं को सेम साइन के साथ ले लिया था, यानी सेम चिन्ह के साथ -13 और -14, तो दोनों जुड़ गए। अगर मैं दोनों अलग अलग साइन के साथ ले लूँ तो दोनों घट जाएंगे। हमें आंसर में प्लस में चाहिए तो बड़े वाले नंबर को प्लस के साथ और छोटे वाले नंबर को माइनस के साथ ले लेता हूँ। मैं लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x, बाकी माइनस 182 है ही, प्लस 14 और माइनस 13 मिल के प्लस 1। ठीक है, और प्लस 14 गुणे माइनस 13 माइनस 182 होगा। लेते हैं x कॉमन, आएगा इस तरफ x प्लस 14, इसमें लेते हैं माइनस 13 कॉमन, हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। जब माइनस 13 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। अब हम लेते हैं x प्लस 14 को कॉमन और बाकी क्या बचा x माइनस
13 बराबर 0। किसी एक संख्या को 0 होना पड़ेगा। मैंने माना x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -14। और दूसरे वाले में x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 13। हमने पहली संख्या क्या मानी थी x, जिसका 2 मान आ चुका है, एक तो 13 दूसरा -14। हम देख रहे हैं सवाल में ही हमसे कहा है कि धनात्मक चीज़ें हमें लेके चलनी है, तो हम x बराबर 13 मान ले रहे हैं। पहली संख्या है हमारी 13 और दूसरी संख्या यानी x धन 1 14 होगी। ठीक है, तो हमारी दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी आ चुकी हैं, एक तो 13 दूसरी 14, जिनके वर्गों का योग 365 होगा। आप करके देख सकते हैं 365 के बराबर ही आएगा 13 और 14 के वर्गों का योग। चलते हैं 5वें प्रश्न पे। इसमें हमसे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का होता है, जिसमें इसे लंब कहते हैं, इसे आधार और इसे कर्ण। ठीक है, इसमें एक परिमेय लगता है पाइथागोरस परिमेय, जो क्या कहता है पाइथागोरस परिमेय। इसके अनुसार कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग आधार के स्क्वायर धन लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई यानी लंब इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम मान लेते हैं माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का लंब ऊंचाई कितना होगा, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी आधार से 7 सेंटीमीटर कम यानी x माइनस 7। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। आधार अगर x है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस 7, क्योंकि सवाल में ही हमें दिया हुआ है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। और हमें कर्ण क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हम करेंगे पाइथागोरस परिमेय का यूज। पाइथागोरस परिमेय के अनुसार, जो कि मैं पहले ही ऊपर लिख चुका हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आधार के स्क्वायर धन लंब के स्क्वायर। लंब मेरा कितना है x माइनस 7, इसका स्क्वायर। इसे मैं करूँगा सरल। 13 का स्क्वायर होता है 169, x स्क्वायर ऐसे ही ये बीच में एक्स स्क्वायर, और इसे मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसे तोड़ूंगा, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 49
-2ab यानी 14x। मैं तोड़ दिया सबको, थोड़ा सा और सरल करता हूँ। एक्स स्क्वायर मिलके 2x² और -14x प्लस 49 और इस तरफ 169। ठीक है, सबको ले आते हैं एक तरफ। क्या हो जाएगा, 2x² -14x प्लस 49 और 169 को इस तरफ लेके आएंगे, हो जाएगा -169 बराबर 0। अब इसे थोड़ा सा और सरल कर देंगे। 2x² -14x प्लस 49 और -169 मिलके बनाएगा -120 बराबर 0। ठीक है, इसमें भी मैं देख रहा हूँ 2 से विभाजन हो जाएगा, मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 2 से विभाजन करने पर क्या होगा, x² -7x -60 बराबर 0। ठीक है, 0 को 2 से करेंगे विभाजित, 0 ही रहेगा। अब मुझे क्या करना है, वही सेम चीज़ें जो हर सवाल में करते आ रहे हैं। 7 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिनका गुणनफल -60 हो जाए। मैं करूँगा इसे x² -12x और प्लस 5x, -60 तो रहेगा ही रहेगा। -12 और प्लस 5 मिलके -7 और -12 गुणे 5 -60 के बराबर होता है। मैं लूँगा कॉमन x, आ गया x -12। इसमें मैं लिया +5 कॉमन, अब की बार लिया हूँ +5 कॉमन, तो प्लस जो है माइनस को नहीं बदल सकता, वो माइनस का माइनस ही रहेगा। ये होगा x -5 से विभाजित करेंगे 60 को, आ जाएगा 12 बराबर 0। x -12 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, x + 5 बराबर 0। किसी एक को 0 के बराबर होना पड़ेगा। पहले मैं करता हूँ x -12 को 0 के बराबर, आ गया x बराबर 12 और दूसरे में x + 5 को 0 के बराबर, इससे आ गया x बराबर -5। हम जानते हैं भुजाएं, कोई भी चीज़ भुजा हो गई, ठीक है, साइड, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर कभी भी नहीं होगा, यह आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसे काट देते हैं। बाकी क्या बचा, x बराबर 12 और x हमने किसे माना था, त्रिभुज के आधार को x माना था, यानी हमारा क्या आ गया, त्रिभुज का आधार जिसे हमने x कहा था वो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो लंब यानी ऊंचाई कितना आएगा, त्रिभुज का ऊंचाई हमारा कितना था, x -7, तो इससे कितना आ जाएगा, x बराबर 12 - 7 कितना आ गया हमारा, 5 सेंटीमीटर। उस समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तभी उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर आएगा। इसी के साथ होता है हमारा 5वां प्रश्न भी कंप्लीट। चलते हैं हम 6ठे प्रश्न पे, जिसमें हमसे कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये बिल्कुल दूसरे प्रश्न की तरह है जिसमें हमने 2 पार्ट सॉल्व किए थे, दूसरे वाले पार्ट की तरह बिल्कुल ही है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है हमें। पहले तो हम मान लेते हैं कि हमें क्या क्या निकालना है। माना निर्मित बर्तनों की संख्या,
बर्तनों की संख्या। ठीक है, इसे हमने मान लिया x है। ठीक है, हमसे क्या कहा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, जिसे हमने मान लिया x। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, तो हम लिख देते हैं प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना रुपया दिया है। निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। 3 अधिक किससे, उस दिन, एक दिन में कितने बर्तन बनाए जा रहे हैं x, इसका 2 गुना, यानी 2x धन 3 के बराबर है। एक नग का कीमत लागत, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत टोटल 90 रुपये हैं तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अगर एक नग का कीमत कितना है, 3 + 2x है, तो x बर्तन, एक बर्तन में एक नग, तो यानी x बर्तन है तो x नग, x नग के कितनी कीमत हो जाएगी, x गुणे 3 + 2x। हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, हमें क्या दिया हुआ है कि x गुणे कुल लागत, यानी एक दिन की कुल लागत, x गुणे 3 + 2x कितने हैं, कितने रुपए, 90 रुपये के बराबर है। इसे अब करेंगे सॉल्व, इससे मिलेगा एक द्विघात समीकरण, जिसे सॉल्व करके x का मान निकालेंगे। इसे करते हैं, x का गुणा 3 में आ जाएगा 3x, x का गुणा 2x में आ जाएगा 2x² और बराबर 90। सबको ले आते हैं एक तरफ, हो जाएगा 2x² + 3x, और 90 को इस तरफ लेके आएंगे -90 बराबर 0। अब की बार 2 से विभाजित नहीं होगा तो मैं कर भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि अब की बार मुझे क्या करना है, +3 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि जिनका गुणनफल 90 दूनी 180 के बराबर आ जाए। वो कौन से पार्ट हैं, वो पार्ट होंगे 2x² + 15x 12x प्लस 12x नहीं -12x, क्योंकि मुझे जोड़ कितना लाना है, +3, -12x + 15x -90 बराबर 0। -12x + 15x मिलके हो जाएगा +3x, और -12 गुणे +15 कितना होगा, -180। हम लेते हैं 2x को कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ पे 6, इसमें लेंगे +15 को कॉमन, तो x माइनस, अब की बार चिन्ह चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस कॉमन लिए, +15 -15 6 का 90 बराबर 0। x -6 को लिए कॉमन, और बचा क्या, 2x + 15 बराबर 0। ठीक है, किसी एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। हम करते हैं पहले x -6 को 0 के बराबर, x बराबर कितना आ जाएगा 6, और दूसरे वाले को करेंगे 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -15, और x बराबर कितना आएगा -15/2। हमने x क्या माना है, निर्मित बर्तनों की संख्या। क्या किसी ऐसे दिन ऐसा हो सकता है कि माइनस में बर्तन बनाए गए हों, -7.5 बर्तन बनाए गए हों? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, तो माइनस तो नहीं होगा। यानी निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, 6। ठीक है, हमारा आ गया पहले प्रश्न का जवाब तो मिल चुका है हमें कि निर्मित बर्तनों की संख्या, ठीक है, कितनी होगी, 6 हो जाएगी। ये तो आ चुका है 6। ठीक है, अब दूसरा क्या है, प्रत्येक नग की कीमत हमें बतानी है, जिसे हम माने थे
कितना हमने माना था, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 ज़्यादा हम माने नहीं थे, प्रश्न में दिया हुआ था। हम इसमें x का मान रख देंगे, 3 धन 2 गुणे x की जगह पे 6, इसे करेंगे सॉल्व, आ जाएगा 15। यानी प्रत्येक नग की कीमत कितनी है, 15 रुपये, लागत कितनी है, 15 रुपये। और इसी के साथ यह भी प्रश्न होता है हमारा कंप्लीट, और इस प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली 4.2 भी होती है कंप्लीट। इसी के साथ होता है ये लेक्चर हमारा ख़त्म। अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रश्नावली 4.3, और अगले लेक्चर के साथ यह चैप्टर भी हमारा हो जाएगा समाप्त। अगर कोई डाउट आ रहा हो, कोई सजेशन देना हो, कुछ कहना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं मैग्नेटन क्लासेस टीम पे। बाकी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हों तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।